हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका टेकर। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, दैट इज़ अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई। आज अपने कवर करने वाले हैं। ये बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज़ अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट क्यों करते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या है, जो भी अपने अभी तक पढ़े हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस देना, सप्लाई ऑफ गुड्स देना, फिर अपने चार्ज ऑफ जीएसटी कवर किए, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई कवर किए। तो ये सब में ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वाई इट इज़ इतना इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जब भी कोई सर्विस या फिर कोई गुड्स देते हैं जो जीएसटी के परव्यू के अंदर आ रहा है और जो एग्जामिशन में कवर नहीं है, तो उसमें अपने को जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अपने को वो सर्विस का, वो गुड्स का अपने को वैल्यू भी तो पता करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू ऑफ सर्विस मेरे को एक बेस देगा, वो बेस जिससे कि वो मेरे को वैल्यू पता है कि अब इस वैल्यू पे मैं यहाँ पे एक परसेंटेज ऑफ जीएसटी का जो रेट है वो लगाऊंगी और उससे मेरे को जीएसटी पेबल पता चलेगा। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई की है, ये एक बेस है जिसके ऊपर अपने परसेंटेज ऑफ जीएसटी रेट लगाएंगे और वो मेरे को जीएसटी पेबल का अमाउंट देगी। और वो जो बेस निकल के आता है ना, दैट इज़ इक्वल टू टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं, टैक्सेबल वैल्यू मानते हैं उसको। ठीक है, इसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद ये सारे जितने भी अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि एजेंट का हो गया, कंसीडरेशंस हो गया, वो अपने पहले ही कवर कर चुके हैं। सारे जितने भी डिफिनेशंस आपको दिख रहे हैं इधर, रिसिपेंट का हो गया, सब कुछ कवर है ऑलरेडी। सप्लायर क्या हो गया, वो भी अपने कवर कर चुके हैं। अपने वन बाय वन डायरेक्ट यहाँ पे जाते हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो कवर करता है अपना सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट। अपने नोट्स में आ जाते हैं। सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट किसको बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई को कवर करता है। तो अपना 15 का 1 ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर अपने अनरिलेटेड पर्सन के साथ करे एंड प्राइस क्या है, इज द सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। और ये प्राइस जो है या तो पेबल में है या तो फिर ऑलरेडी पेड हो चुकी है। तो अगर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर लें तो यही जो प्राइस है, दिस प्राइस विल बिकम वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी कि ये किसी अनरिलेटेड पर्सन के साथ होना चाहिए। फिर प्राइस क्या होना चाहिए, सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। एंड ये प्राइस या तो पेबल है या तो पेड हो चुकी है ऑलरेडी। तो वो जो प्राइस अपने दे रहे हैं वो अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाता है। अब इसमें 1 बाय 1 कुछ चीज़ें एडिशन करेंगे, कुछ चीज़ें डिलीट करेंगे। तो ये जो प्राइस अपने पे कर रहे हैं, इसमें अपने अगर एडिशनल कुछ ड्यूटीज़ चार्ज हो रहा है बाय द सप्लायर, कोई भी अदर ड्यूटीज़, लेकिन अगर मान लो कि जीएसटी चार्ज हो रही है इनवॉइस में, वो अपने को नहीं लेना है। उस जीएसटी का जितना भी अमाउंट है, जैसे CGST हो गया, SGST हो गया, UTGST हो गया या फिर सेस हो गया, ये सारा अमाउंट को एक्सक्लूड करके, ठीक है, इसके अलावा जितने भी टैक्सेस हैं वो अपने जोड़ देंगे। लेकिन अपना अगर TCS का फिगर है वो नहीं जोड़ना है। तो TCS भी एक्सक्लूड होगा और GST के जितने फिगर्स है वो भी एक्सक्लूड होंगे। तब जाके जो भी अमाउंट, जो भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस चार्ज बाय द सप्लायर है वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जिसका अपने को अल्टीमेटली ऐसे समझो कि मेरे को उसका रिटर्न नहीं मिलता है, मेरे को ITC नहीं मिलता है। फिर एडिशन और किस अमाउंट का होगा, 15 का 2 में जो अमाउंट लायबल टू पे था बाय द सप्लायर, सप्लायर के लिए वो लायबल टू पे था लेकिन रिसिपेंट ने उसको पे कर दिया, तो वो भी यहाँ पे उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। इसके बाद कुछ इंसिडेंटल चार्जेस है, कुछ कमीशनिंग चार्जेस है जो यहाँ पे सप्लायर चार्ज करता रहता है। कब तक, जब तक कि माल का डिलीवरी नहीं हो जाए। मान लो कि यहाँ पे सप्लायर ने जो रिसीवर है उसके साथ एग्रीमेंट किया कि अगर आपका जो दायरा है वो अगर 20 किलोमीटर के अंदर है तो मैं आपसे 1 रुपये भी डिलीवरी चार्ज नहीं लूँगा। बट अगर वो 20 किलोमीटर से जितना आगे होगा वहाँ से मैं 10 रुपये पर किलोमीटर का मैं आपसे चार्ज करूँगा। अब मान लेते कि वो 50 किलोमीटर का निकला तो 30 एक्स्ट्रा निकल गया, 30 किलोमीटर, तो 30 × 10 यानी कि 300 रुपीज़ एडिशनल डिलीवरी कॉस्ट वो इंक्लूड कर देगा।
तो टिल डिलीवरी अगर अपना कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है जो सप्लायर को बियर करना पड़ा, तो वो यहाँ पे वो ऐड कर सकता है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि रिसीवर ने कुछ अलग से बोला कि मेरे को ये सर्विस भी चाहिए, तो या इस गुड्स के साथ मेरे को अलग से तुम और टेस्टिंग करके दो, ऐसा रिक्वेस्ट करने के कारण से सप्लायर को एडिशनल कुछ खर्चे करने पड़े, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे रिसीवर को बोला गया कि तुमको मान लो कि 1 महीने के अंदर पेमेंट करना है, लेकिन रिसीवर यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 महीना डिले कर दिया, तो 1 मंथ का उसको यहाँ पे इंटरेस्ट का चार्जेस लग गया। तो इंटरेस्ट का नाम बोलो या फाइन का नाम बोलो या पेनल्टी का नाम बोलो, ये सारा अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा बात ये है कि ये तब अमाउंट ऐड होगा जब अपने एक्चुअली में उसको पे करेंगे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपना जो इससे पहले अपना चैप्टर पढ़े है ना, अपने टाइम ऑफ सप्लाई जब अपने पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है, जब एक्चुअली में ये पेड होगा, तब जाके इसका टाइम ऑफ सप्लाई का टाइम यहाँ पे आता है। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है, पेनल्टीज़ है, ये सब क्या है कि ये पोस्ट सेल है, पोस्ट सेल के बाद है। सेल के बाद कोई भी फिगर को आप अगर बढ़ाना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपने पहले सामान 10 रुपये में बेच दिया और अब आप उसको बोलना चाहते हो कि रेट्रोस्पेक्टिव वे पे मैं तुमसे 11 रुपये चार्ज करूँगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं ना। एक जेन्युइन सा अगर एक नॉर्मल सिनेरियो देखे तो वहाँ पे कस्टमर तो मानेगा नहीं, वो बोलेगा कि तुमने मेरे को 10 रुपये में बोल दिया था, मैंने तो अब 10 रुपये में ही खरीदूंगा तुमसे। वो मानेगा ही नहीं, वो पेमेंट ही नहीं करेगा, 10 रुपये से ज़्यादा पेमेंट ही नहीं करेगा। अगर आपसे मुंह से गलती से निकल गया कि 10 रुपया ही है, तो आपको वो 10 रुपया ही पे करके जाएगा, आपको 11 का भी देगा ही नहीं। तो एक नॉर्मल सिनेरियो है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोविज़न आया कि ये अगर एडिशनल आपको कुछ भी पेमेंट लेना है कस्टमर से, भले आपका पहले से बात हो चुका है, इनवॉइस में लिखा हो चुका है, लेकिन अगर आपको ये पेमेंट्स आपको एक्चुअल में मिलते हैं तभी वो यहाँ पे टैक्सेबल बनते हैं। तो यहाँ पे ये अपना जो फिगर होता है ना, इसको अपने हमेशा मानते हैं कि इसमें जीएसटी इंक्लूड है, क्योंकि इसमें अलग से तुम जीएसटी नहीं ले सकते कस्टमर से। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाला फिगर निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे इसको डिवाइड अपने को करना पड़ेगा 1 बाई, यहाँ पे नीचे लिखेंगे और ऊपर में 100, तो 100/118 से इसको इंटू करना पड़ेगा, तब जाके ये फिगर आएगा। फिर अपना जितना भी सब्सिडीज़ है जो डायरेक्टली लिंक है टू द प्राइजेस, वो अपने इधर प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने को तो भी प्लस करना पड़ेगा, लेकिन जनरली क्वेश्चन बोल के देता है। आईसीए के जितना भी अभी तक क्वेश्चंस मैंने देखा है, टीवाईक्यूज और सब, तो उस सब में अपने को बोल के देता है नेट ऑफ सब्सिडी का फिगर है, तो आपको यहाँ पे सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वैसा सब्सिडी जो मेरे को गवर्नमेंट से मिला है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हो, स्टेट गवर्नमेंट से मिला हो, तो वो अपने को माइनस करना अलाउड है, वो अपने माइनस कर सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ है तो अपने इग्नोर करेंगे, ऐसा समझेंगे कि वो ऑलरेडी जब माइनस हो चुका है तो फिर उसको फिर प्लस करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर अदर देन गवर्नमेंट वाली सब्सिडी है, वो अपने ऑलरेडी माइनस कर चुके अपने प्राइस में, तो उसको अपने यहाँ पे प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ माइनस भी होगा, अभी तक तो प्लस का बात हो रहा था, तो 15 का 3 में कुछ माइनस का बात इंक्लूड किया हुआ है। माइनस यानी कि कोई ना कोई डिस्काउंट हो गया। अगर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का बात चल रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो अपना लीस्ट प्राइस होता है ना, जो अपना प्राइस, अपना सोल कंसिडरेशन जो अपने बोल रहे हैं, उसी टाइम पे वो माइनस हो जाता है, वो अलग से माइनस नहीं होता। ठीक है, लेकिन फर्दर अगर अपने कोई और डिस्काउंट देते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं कि तुम 1 महीना में पेमेंट कर देगा तो हम तुमको एक कैश डिस्काउंट भी देंगे, तो ये अलाउड हो सकता है। ठीक है, ये अलाउड कब होगा, जब अपने सेल का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तभी अपने दे दे रहे हैं, प्री जो अपने सेल कर रहे हैं उसके प्री में ही, या अप टू सेल तक में, डिलीवरी तक में। लेकिन अगर पोस्ट सेल के बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन देना है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है कि सामने वाले को मैंने बोला कि तू मेरे से बल्क में खरीद, अगर तू 10,000 क्वांटिटी खरीदेगा तो मैं तेरे को 10% डिस्काउंट दूंगा। फिर अगर तू 1,000 से एक्सीड करके 10,000 तक क्वांटिटी ले जाएगा, तब मैं तेरे को मोर और 10% और दूंगा, मतलब 20% टोटल में हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम बेस्ड में बढ़ता जाएगा।
तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो तुमको बोल रहा है कि मैं तुमको डिस्काउंट दे दूंगा। तो ऐसा टाइप का अगर कोई केस है तो उस केस में क्या होता है, आफ्टर सेल, है ना, आफ्टर सेल कोई भी टाइप का डिस्काउंट का बात हुआ, नेगोशिएशंस हुआ, तो वो तभी होगा जब वहाँ पे पहले से इनवॉइस में लिखा होना चाहिए, इनवॉइस में ये चीज़ का इंक्लूजन होना चाहिए कि ऐसा ऐसा टर्म्स कंडीशन था और ऐसा होने से ऐसा डिस्काउंट मिलेगा, तो इनवॉइस में लिखा होना चाहिए। दूसरा, जब अपना डिस्काउंट देंगे तो सामने वाला क्या करेगा, वो आईटीसी रिवर्सल करेगा, जो मैंने उसको जीएसटी पहले से चार्ज करके रखा है। अब बाद में जाके मैं उसे डिस्काउंट का अमाउंट रिवर्स करवा रहा हूँ, वो सेल रिवर्स हो रहा है, तो आईटीसी रिवर्सल भी होना चाहिए। और तीसरा, ये लिंक टू इनवॉइस होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, तब जाके ये डिस्काउंट अपने को माइनस करने मिलता है, अदरवाइज ये माइनस करने नहीं मिलता है। ठीक है, तब वहाँ पे सेल का रिटर्न और ये सब माना जाता है, और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई अपना अनरिलेटेड पर्सन वाला अमाउंट निकल के आ जाता है। यही अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई में यही फिगर्स को कवर किया गया। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात आपको देखना है कि वो जो रिलेटेड पार्टी का डिफिनेशन है वो अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको एक बार देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ। तो पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन डीम टू बी रिलेटेड माना जाएगा अगर सच पर्सन ऑफिसर डायरेक्टर है, ठीक है, या तो फिर आपका कोई पार्टनर है, या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन है, या तो फिर आप में वो जो आपका शेयर होल्डिंग है उसमें वो होल्ड करता है 25% से ज़्यादा बराबर। यहाँ पे 20% नहीं बोल रहा है, यहाँ पे 25% बोल रहा है, ठीक है। या तो फिर कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल कर रहा है, या किसी थर्ड पर्सन के साथ मिल के आपको कंट्रोल कर रहा है ना। तो उन सब में, या तो फिर आपका फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर का भी डिफिनेशन आपने कवर किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में ही। उसके बाद वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट होना चाहिए, या तो फिर आपका सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, या तो आपका सोल कंसेशनर है, तो वो भी आपके रिलेटिव के डिफिनेशन में कवर होता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि आपका बहुत सारा एजेंट है, ए है, बी है, सी है, तो इस तरीके से अगर आपका बहुत सारा एजेंट है तो वो कवर नहीं करेगा, बट आपका एक ही एजेंट है जो आपका सारा काम करता है, आपके बिहाफ में गुड्स को वहाँ से उठाता है, आपके बिहाफ में गुड्स को सप्लाई भी करता है, तो वहाँ पे ये रिलेटिव के डिफिनेशन में कवर करेगा। तो उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई इस तरीके से नहीं निकलेगा। तो किस तरीके से निकलेगा, तो वो ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो आपके फाइनल वाले सिलेबस में है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ही लिखा है कि जो टीसीएस का अमाउंट है वो अपने यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, वो अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा नहीं, नॉन इंक्लूजिबल है। एक एमसीक्यू अपने सॉल्व करते हैं, जैसे कि योगीश्री रेंट आउट कर रही है अपनी कॉमर्शियल बिल्डिंग ओन बाय हिम इन द संस्कृति सोसाइटी यूपी में। अब टू भरत को दे रहा है, रेंट आउट कर रहा है फॉर द मंथली रेंट ऑफ 1 लाख, तो उससे हम रेंट उठाएंगे 1 लाख का, तो दिस इज द कंसिडरेशन। फिर क्या है कि यहाँ पे ये जो सप्लायर है ये बोल रहा है कि ही पेज म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ 20,000 का विच ही नॉट रिकवर्ड फ्रॉम भरत, यानी कि रिसिपिएंट से वो रिकवर नहीं हो रहा। तो प्रॉपर्टी का जनरली क्या होता है कि जो जिम्मेदारी होता है म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करना, वाटर टैक्सेस पे करना, वो तो जिसका प्रॉपर्टी है वही पे यहाँ पे करेगा। अगर मान लो कि वो बोलता कि यहाँ पे रिकवर हो जाता है, तो अपने उस चीज़ को यहाँ पे लेते वैल्यू ऑफ सप्लाई में कि वो रिसिपेंट यहाँ पे लाइबल टू पे टैक्स करके अपने ले लेते हैं। जहाँ कोई अमाउंट जो सप्लायर लाइबल टू पे है और रिसिपेंट जमा दे देता है पैसा, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वो नॉट रिकवर्ड फ्रॉम भरत है, तो उस केस में अपने इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लेंगे। ठीक है, तो 1 लाख लेंगे, लेकिन ये जो 20,000 है उसको यहाँ पे नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उसने ऑल्सो मेंटेनेंस चार्जेस भी पे किए हैं जो उसको रीइंबर्समेंट मिल चुका है, तो रिसिपेंट ने यहाँ पे पैसा उसको दे दिया है, तो उस केस में इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे और ये अपना बन जाएगा 1,05,000 इज़ अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला फिगर। सो आंसर इज़ अपना 1,05,000। अब अपने जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या कवर करता है।
जैसे कि कोई कमीशन हो गया, एजेंट कमीशन, फिर पैकिंग चार्जेस हो गए, फिर अपना इंस्पेक्शन का चार्जेस हो गया, सर्टिफिकेट चार्जेस हो गया, टेस्टिंग चार्जेस हो गया, इंस्टॉलेशन का चार्जेस हो गया कि अपने एसी वहाँ से परचेज़ किए, वहाँ जाके इंस्टॉल करवाए तो कोई चार्जेस लगा सप्लायर को, तो वो उसके बिल में इंक्लूड करवा देता है। ठीक है, फिर लोडिंग हो गया, फिर डिज़ाइनिंग चार्जेस हो गया। सो सप्लाई या बिफोर द डिलीवरी के टाइम पे ही या एट द टाइम टिल द डिलीवरी जितने भी अपने चार्जेस देख सकते हैं कि वो अब यहाँ पे सप्लायर ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि मशीन है, ठीक है, अब वो मशीन 42 लाख अपने उसको बोले कि कंसिडरेशन है, एक्सक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एक्सपेंसेस 42 लाख है। सो ये अपना लिस्ट प्राइस हो गया। अब इसमें अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ मशीन में जो सप्लायर है वो चार्ज किया कस्टमर से कुछ एसोसिएटेड हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस भी। अब उसको लोड करवाना पड़ेगा तो अपने को वो बड़े बड़े एकदम पुली टाइप के आदमी लगेंगे, मशीन है बड़ा बड़ा, तो उन लोग यहाँ पे हम लोग से 10,000 लिया तो सप्लायर उस वो अमाउंट भी बिल में चार्ज करवाएगा। फिर वहाँ जाके इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन का भी खर्चा मान लेते हैं कि बड़ा मशीन है तो 1,00,000 रुपये लग जाएगा। तो ये जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है ये सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और अपना फिगर बन जाएगा 43,10,000। ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। फिर धरा प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स है। इन द करेंट मंथ में इट सप्लाई 1,000 यूनिट्स ऑफ द गुड्स टू जल एंड कंपनी और उसका यूनिट प्राइस अपना 250 का है। तो इसका क्या हो गया वैल्यू 2,50,000, 250 इंटू 1,000। फिर अपना 5,000 यूनिट दिया जा रहा है कंपनी को और उसका प्राइस है 230 करके, तो 230 इंटू 5 लाख करेंगे तो 1150 हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि उसी में उसने एक सब्सिडी मिला, वो 1,00,000 का सब्सिडी एनजीओ से मिला है और वो अपना क्या हो रहा है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन और अपने यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, क्या ये प्राइस से लिंक्ड है? ये अपने को मिला है फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग द मंथ, कंजर्व जो हुआ है आपका ड्यूरिंग द मंथ उसके ऊपर आपको मिला है। तो क्या ये यहाँ पे लिंक दिख रहा है? या अगर यहाँ पे बोलता कि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है तब तो भैया लिंक्ड है, बट यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करें एनर्जी कंजर्व कितना हुआ है ड्यूरिंग द मंथ उसके ऊपर है, तो वो तो प्राइस से लिंक नहीं हुआ। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अपने इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे और अपने ये वाला जो फिगर है यही अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फिर एक और चीज़ है जैसे कि कुछ कुछ ऐसे डिस्काउंट्स होते हैं जैसे कि बाय वन गेट वन, है ना, तो उसमें हमने देखे थे कि इस टाइप का जो भी होता है वो ऑलरेडी इनवॉइस में इटसेल्फ ही वो इंक्लूड है, अपने को अलग से डिस्काउंट देने का ज़रूरत नहीं है, अलग से डिस्काउंट कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। वो जो आपने वहाँ पे देख रहे हो ना बाय वन गेट वन और वो 200 रुपये का दिख रहा है, वो ऑलरेडी आपको 200 रुपये ना वो दोनों आइटम का चार्ज कर रहे हैं। तो आपको ऐसा समझना है कि वो इनवॉइस में इटसेल्फ इंक्लूड है, आपको अलग से कोई डिस्काउंट नहीं निकालना है। बट जहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट दिया जाएगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में भी आपसे यही बोला कि अगर 1,000 क्वांटिटी है तो आप 10% ले लो, उसके बाद अगर आप और परचेज करोगे तो टिल 10,000 तक मैं आपको दूंगा और 10%, और 10,000 से और ऊपर जाओगे तो और आपको 20 और फर्दर और 20% दूंगा। तो ये जो टाइप का चीज़ है वो अपने यहाँ पे डिस्काउंट वाले जो अमाउंट है उसमें कवर करते हैं। लेकिन अगर ऐसा बोले कि मैं आपको सामान 10 में बेच देता हूँ, बाद में फर्दर रेट्रोस्पेक्टिव वे में आपको 9 रुपीज़ करके रिवाइज कर देता हूँ, तो ऐसा टाइप का डिस्काउंट कवर नहीं करता। या फिर ऐसा हो कि पहले आपने 10 रुपये में मान गए थे बात और बाद में आप नेगोशिएशन कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं 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 भाई साहब ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, और डिस्काउंट दो और डिस्काउंट दो, तो इनवॉइस इशू हो गया, सब बातें हो गई, डिलीवरी हो गई, अब तुम पेमेंट के टाइम पे ऑर्डर रहोगे नहीं भैया ऐसे थोड़ी होता है, तो वो वाला डिस्काउंट में कवर नहीं करेगा, फिर वो रिटर्न माना जाएगा, ठीक है, तो वो अलग से वो होगा, डिस्काउंट में कवर नहीं करेगा। फिर नो क्लेम बोनस का यही चीज़ लिखा है कि जो अपने पढ़ रहे थे कि अपना जैसे फर्स्ट प्रीमियम होता है, अगर मान लो कि वो 20,000 है, ठीक है,
तो उसके बाद फिर अपना सेकंड प्रीमियम से कुछ डिस्काउंट हो जाते हैं अपने को, कि अपने को फर्दर अगर यही बंदे से इंश्योरेंस करवाए तो फिर अपने को 15,000 हो जाता है। तो नो क्लेम बोनस के नाम पे यहाँ पे अपने को कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो ये प्राइस में ही इंक्लूड है, अपने को अलग से डिस्काउंट देने का ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रीमियम चार्ज कर रहा है बंदा, बस ध्यान में रखो कि वही पेमेंट होगा, उसमें अलग से आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। नो क्लेम बोनस को अलग से कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, या उसको अलग से दिखाने का ज़रूरत नहीं है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। फिर यहाँ पे क्या बोला कि रजिस्टर्ड अंडर द GST है। उसके बाद फिर सप्लाई कर रहे हैं मशीन यूज फॉर मेकिंग द बॉटल कैप्स टू चंद्रा लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 40 लाख पे। तो 40 लाख अपना लिस्ट प्राइस हो गया, एक्सक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस वगैरह, और उसको कैश डिस्काउंट भी 2% का मिल रहा है। तो ये जो कैश डिस्काउंट होता है या कोई भी टाइप का आप डिस्काउंट देखोगे, वो हमेशा वो जो स्टार्टिंग वाला प्राइस होता है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस वाला फिगर आता है, वो जो लीस्ट प्राइस अपने बोलते हैं उसी के ऊपर अपने को डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपने को कैश डिस्काउंट मिला 2% का, वो अपने दे दिए। फिर अपना क्या बोल रहा है कि मशीन ऑफर एट द टाइम ऑफ सप्लाई सिंस चंद्रा एग्री टू मेक द पेमेंट विद इन 15 दिन के अंदर। अब लिमिटेड रिसीव द प्राइस लिंक सब्सिडी, उसको मिलता है प्राइस लिंक सब्सिडी है इस बार, लेकिन वो मिल रहा है मेरे को 2 लाख का, फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी से मिल रहा है। ये होल्डिंग कंपनी से मिल रहा है, आपको वैसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट से मिल रहा होता तब इसको इग्नोर करते, लेकिन ये होल्डिंग कंपनी से मिल रहा है, इसको माइनस किए होंगे ऑलरेडी, इसलिए अपने इसको प्लस करेंगे, यानी कि अपना फिगर आ जाएगा 41,20,000 का। ये अपना आ जाएगा आंसर। अपने 1 by 1 इलस्ट्रेशंस और TYQ के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। तो ब्लैक एंड वाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड बाय इट टू द कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड को सोल्ड हुआ है गुड्स। अब इसका लीज प्राइस का एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस एंड डिस्काउंट 50,000 का है, तो ये तो इंक्लूड करेगा। फिर अपना टैक्सेस लेविएबल बाय म्यूनिसिपैलिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स 5,000 का है, तो यहाँ पे ये कवर करेगा क्योंकि वो गुड्स से रिलेटेड है। तो गुड्स से रिलेटेड अगर कोई भी टाइप का म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करो, कुछ भी पे करो, सामने वाला बंदा बियर करेगा, रिसिपेंट विल ऑलवेज बियर, क्योंकि गुड्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। प्रॉपर्टी के केस में क्या है कि ओनरशिप मेरा है, ठीक है, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है वो जो ओनर है उसको बियर करना चाहिए, तो वो बात अलग हो जाता है। लेकिन गुड्स के केस में तो भैया गुड्स एक बार ट्रांसफ़र, तो भाई ट्रांसफ़र, अब वो रिसिपेंट समझे, तो उस केस में म्यूनिसिपल टैक्सेस के नाम से अगर आपको गुड्स के केस में बोलेगा गुमराह करने के लिए, तो आपको इंक्लूड करना है। इसके बाद पैकिंग चार्जेस 1,000 है, वो भी इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे रिसीव कर रहा है 2,000 का प्राइस लिंक सब्सिडी है, और वो NGO से मिल रहा है, तो NGO से मिल रहा है तो अपने ये समझेंगे कि उसको ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ, इसलिए यहाँ पे प्लस कर देंगे। और फिर अपने को डिस्काउंट भी है 2% का ऑन द लिस्ट प्राइस, तो वो भी अपने माइनस कर देंगे। एंड दिस इज़ द अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला आंसर। तो इस तरीके से आप सजा के लिख सकते हो कि यहाँ पे पर्टिकुलर दोगे, यहाँ पे अमाउंट दोगे, और ये जो फाइनल आपका फिगर आएगा दैट विल कम्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहाँ पे फिगर लिख के आप अपने आंसर को एंड करोगे। फिर यहाँ पे क्या है कि लिस्ट प्राइस अपना 5 लाख का है, 5 लाख आ गया। यहाँ पे अपने एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं, उसे सर्विस ले रहे हैं। फिर वो 20,000 टू वन ऑफ इट्स वेंडर इन रिलेशन टू एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड जो कर रहा है, उससे वन ऑफ द वेंडर को उसमें खर्चा लगा, एडवर्टाइजिंग चार्जेस लगा, तो वो 20,000 अपने से कवर करेगा। फिर उसने पेमेंट डिले किया, पेमेंट कंसिडरेशन, तो उसको 15,000 का इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज इंक्लूसिव माना जाता है ऑफ GST, तो उस केस में इसको 118 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, और अपना फाइनल फिगर आ जाएगा 12,712। ये अपने इंटरेस्ट का भी फिगर अपने ऐड करवाएंगे, यानी कि 532,712 अपना फाइनल फिगर आ जाएगा। ठीक है, बस अपना TYQ चालू होता है। क्या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ऑल द सिचुएशंस में? नहीं, वो जो अपना कंडीशंस है कि भाई इनवॉइस में लिखा होना चाहिए, पहले से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पहले, और फिर अपने दे भी रहे हैं तो सामने वाला ITC रिवर्सल करेगा, ये जो कंडीशंस है ये सब फुलफिल होने चाहिए, तब जाके अपने को ये जो डिस्काउंट है वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता।
तो कंसिडरेशन, फिर अपने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कंसिडरेशन अंडर द जीएसटी लॉ इंक्लूड करते हैं मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों। तो मैं बार बार चीख के यही बोल रही हूँ कि वो मॉनेटरी भी इंक्लूड करता है, नॉन मॉनेटरी भी इंक्लूड करता है। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर शार्प माइंड्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का। मंथली फीस चार्ज बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम एक स्टूडेंट से वो है 10,000 का मंथली फीस। अब ये इंस्टीट्यूट इट्स नोन फॉर इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ये सब हटाओ, ये सब फालतू बात है। अपने को 10,000 चार्ज किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक ट्रेन कर रहे हैं 10 स्टूडेंट्स को एवरी ईयर। तो 10 स्टूडेंट ट्रेन हो रहा है और 1,000 रुपये का चार्जेस है। फिर इंस्टीट्यूट यहाँ पे रिसीव किया है 3 लाख एज अ कोचिंग फी ड्यूरिंग द मंथ में, उसको 3 लाख रुपए मिले हैं। फिर यहाँ पे 10,000 का सब्सिडी उसको मिला है ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ टू द इंस्टीट्यूट को फ्रॉम एक एनजीओ से मिला है। तो क्या एनजीओ वाला माइनस होता है? नहीं माइनस होता है। अगर गवर्नमेंट वाला होता तो अपने माइनस करते हैं। तो अपने ये जो 3 लाख का 3 लाख है, ये जो ग्रॉस वाला फिगर है, ये पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए टैक्सेबल कर देंगे। फर्नीचर वाला इज द चेन ऑफ रिटेल शोरूम्स सेलिंग बोथ मॉडर्न और क्लासिक फर्नीचर को सेल कर रहा है। यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। उसको बोल रहे हैं कि हम तुमको फर्नीचर वगैरह सेल करेंगे, और बोल रहे हैं कि अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ जो डिस्टेंस है आपको डिलीवरी करवाने का, तो अगर वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा है आपका दूर घर में, तो उस केस में हम 10 रुपये करके जो भी एडिशनल किलोमीटर है उसका हम चार्ज करेंगे। अदरवाइज डिलीवरी 20 किलोमीटर तक फ्री रहेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 लाख का तो लीस्ट प्राइस था और जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर ही निकला। तो और उस केस में उसको डिलीवरी का चार्ज लगा 1,000। तो क्या ये चार्ज करेगा? नहीं, जब वो पहले से बोल दिया है कि भाई ये मेरा जिम्मा है, ठीक है, सप्लायर बोल रहा है कि ये मेरा जिम्मा है, अगर 20 किलोमीटर के अंदर निकला कितना भी डिलीवरी चार्ज लगा वो मैं समझ लूँगा। तो उसका अगर 18 किलोमीटर निकल के आ रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वो मेरा 2 लाख ही निकलेगा। मैं 2 लाख में ही उसमें टैक्स लूँगा। सेकेंड वाला केस में क्या है कि ये अपना निकल के आ रहा है 50 किलोमीटर। तो 50 मतलब 20 में 20 क्रॉस कर गया और अप टू 50 तक, तो 30 किलोमीटर्स हो गया। तो 30 इंटू 10 अपने जो डिलीवरी कॉस्ट अपने को एडिशनल लगा वो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करके सामने वाले से इसका कलेक्शन कर लेगा। फिर AKJ फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो अपना 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि AKJ फूड प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे टेस्टिंग करवाता है। बिफोर द सप्लाई करवाने से पहले टेस्टिंग करवाता है, क्योंकि कस्टमर ने बोल रहा है कि ग्लूटेन फ्री होना चाहिए। तो कस्टमर यहाँ पे कोई आपसे रिक्वेस्ट करवा रहा है, तो कस्टमर के रिक्वेस्ट में मैंने टेस्टिंग करवाया, और वो जो टेस्टिंग का खर्चा है वो तो कस्टमर ही बियर करेगा ना। तो वहाँ पे ये जो 15 का 2 है उसमें बोल रहा है कि ये कवर हो जाएगा। फिर माजदा बैनर्स एक एडवर्टाइजिंग फर्म है, वो यहाँ पे अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दे रही है और 30 डेज़ का पेमेंट ऑप्शन दे रही है। अब यहाँ पे सामने वाला जो कस्टमर है उसने डिले कर दिया और वो 32 डेज़ में दिया, लेकिन माजदा बोल रही है कि 2 दिन का इंटरेस्ट अपने क्या ही निकाले, तो 2 दिन का इंटरेस्ट को ये लोग वेव ऑफ कर दे रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट अड़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट को ऐड करो, 2 दिन का इंटरेस्ट को ऐड करो, वैल्यू ऑफ सप्लाई में मेरे को GST दो। भाई कैसे हो सकता है? टाइम ऑफ सप्लाई बोलता है कि अगर ये ऐसा कोई बात है जहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट है या फिर पेनल्टी का अमाउंट है, लेट फीस का अमाउंट है ना, या तो डिले के ऊपर कोई अमाउंट है, तो ये सब कब इंक्लूड होता है? टाइम ऑफ सप्लाई बोलता है कि ये एक्चुअल जब पेमेंट होता है तब इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे तो एक्चुअल पेमेंट हो ही नहीं रहा, सामने वाला बंदा उसको वेव ऑफ कर दे रहा है, तो उससे डिपार्टमेंट को क्या लेना देना है? तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट बोल रही है वो गलत बोल रही है, तो उस केस में यहाँ पे GST लगेगा ही नहीं, वो इंक्लूड ही नहीं होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अब क्रंच बेकरी प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या कर रही है? बिस्किट बेच रही है, केक्स बेच रही है अपने डीलर के द्वारा, और लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस वगैरह जो भी है वो अपने अकॉर्डिंगली चार्ज कर रही है। अब गुड्स रिमेन अनसोल्ड विद द डीलर, इट ऑफर एडिशनल डिस्काउंट ऑन द स्टॉक एज एन इंसेंटिव की तरह टू पुश द सेल विदाउट प्रायर एग्रीमेंट टू देम। तो कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई इनवॉइस में एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन
क्योंकि मेरा बहुत सारा स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है, कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम और एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये जब एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, इनवॉइस में नहीं लिखा हुआ है, तो वो कंडीशंस को ब्रेक कर रहा है, तो क्या ऐसा वाला डिस्काउंट इंक्लूड होगा अपने वैल्यू ऑफ इनवॉइस वाले जो इनवॉइस है उसमें? नहीं, वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। यही चीज़ को ये बोल रहे हैं। अब ये बहुत थ्योरी बात हो गया, आपको मेन जो है वो यहाँ से आपको देखना है 8 नंबर से, कि आपका यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है जिसका लीस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 15 लाख, तो 15 लाख तो आएगा अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले फिगर में। फिर प्राइजेस जो लिंक टू सब्सिडी है, प्राइजेस लिंक सब्सिडी है, अपने को रिसीव हुआ, गवर्नमेंट से इस बार रिसीव हुआ है, और ये वाला बोल रहा है कि इंक्लूडेड है। इंक्लूड है मतलब ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो क्या आपने इसको कुछ करेंगे? नहीं, इग्नोर करेंगे। फिर अपना 50,000 जो है वो प्राइस लिंक सब्सिडी तो है, लेकिन इस बार एनजीओ से मिल रहा है और ये भी इंक्लूड बोल रहा है, तो अपने इसको प्लस कर देंगे। फिर टैक्सेस जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी वाला है वो अपने प्लस करेंगे। फिर पैकिंग चार्जेस भी प्लस होगा, इंसिडेंटल चार्जेस जितना भी है, टैक्सेस ड्यूटीज़ जितने भी अपने हैं वो सब प्लस करते जाएंगे। फिर लेट फीस का अमाउंट और उसमें 6,000 है, तो 6,000 लमसम में है जिसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो उसको निकालने का ये तरीका है, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये 5085 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि अपना फिगर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई का ये आ जाएगा। तो अब ये सारे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपना मेसर्स फ्लो प्रो एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो अपना मशीन बेचता है, तो मशीन का अपना क्या है प्राइस 25,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस लगते हैं, तो वो भी अपने इंक्लूड करेंगे। फ्रेट चार्जेस लगते हैं 2,000, वो भी इंक्लूड करेंगे। फिर सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन इस बार ऑन सेल ऑफ मशीन अंडर द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर है, एंड सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, तो गवर्नमेंट वाली इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। फिर डिस्काउंट अपने को 2% मिलता है, तो डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है? जो लीस्ट प्राइस था अपना, स्टार्टिंग वाला जो प्राइस था अपना यहाँ पे 25,000 था, इसके ऊपर ये डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, तो वो जाके इधर माइनस होकर अल्टीमेट फिगर अपना निकल गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी गुड्स का सप्लाई हो रहा है, इसका प्राइस क्या है? 1 लाख का 1 लाख इंक्लूड आएगा, म्यूनिसिपल टैक्स इंक्लूड होगा, फिर इंस्पेक्शन चार्जेस भी आएगा। सब्सिडी जो है वो श्रीराम ट्रस्ट, किसी भी अदर नाम से आ जाए, अपने चुपचाप से इसको ऐड करेंगे। फिर लेट फीस है जो बाद में वेव ऑफ कर दिया, अगर वेव ऑफ कर दिए तो टाइम ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। फिर अपना वेटमेंट चार्जेस है, तो इंसिडेंटल चार्जेस में वो कवर करता है, इसलिए ये भी इंक्लूड हो जाएगा, तो अपना फाइनल फिगर आ जाएगा 169,000। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जहाँ पे अपना मशीन सप्लाई हो रहा है, तो मशीन में अपना प्राइस ऑफ मशीन है 5,50,000, ये इंक्लूड होगा। फिर मशीन का पार्ट फिटेड इन द मशीन एट द प्रीमाइज ऑफ इतना, तो मतलब इंस्टॉलेशन टाइप का चार्जेस है, तो वो भी इंक्लूड होगा। फिर इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस, ये भी इंक्लूड होगा। फिर अपना डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अपने 5,50,000 के ऊपर निकालेंगे, वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और अपना एडिशनल डिस्काउंट है जो ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहा है इनवॉइस में इंक्लूड है। अब यहाँ पे जो एडिशनल डिस्काउंट है 1% का, वो यहाँ पे बोल रहा है बेस्ड ऑन द एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीन फॉर विच एडजस्टमेंट मेड होगा इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंज इन द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स, को चेंजेस नहीं करके अपने यहाँ पे एग्रीमेंट में पहले से लिख दिया है कि जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा तब जाके आपको एक एडिशनल डिस्काउंटिंग टाइप का किसी जो लास्ट इनवॉइस होगा, प्रीवियस ईयर का लास्ट इनवॉइस होगा, उसमें अपने एडजस्ट करेंगे। तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे बदलना नहीं है, और ये अपना फाइनेंशियल ईयर के एंड में मिलेगा, तो क्या ये यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड नहीं बोल रहा है, आपको इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को चेंज नहीं करने बोल रहा है एग्रीमेंट में, आपको बोल रहा है कि मैं एडिशनल डिस्काउंट कब दूंगा? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में दूंगा, तो यहाँ पे ये कवर नहीं करेगा। तो इस तरीके से अपना ये वाला फिगर का भी आंसर आ गया। तो दैट्स इट फॉर अपना दिस चैप्टर। होप कि आपको सारा चैप्टर समझ में आ रहा है, और आप कभी भी ये जो अपना SM है उसको हल्के में लेने का गलती मत करना, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा फील करते होंगे कि मैं पढ़ाई तो अच्छे से करता हूँ लेकिन अपना निकल नहीं रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स से रह जा रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप SM को हल्के में लेते हो, ठीक है। ICI कितना भी ट्रिकीस्ट क्वेश्चन बना ले, वो SM के अलावा कहीं और से क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, तो SM को आप कभी भी हल्के में मत लेना, ठीक है। सो यही था अपना आज का चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई।
थैंक यू।